हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने बैंकिंग की फर्स्ट सेक्शन में वीडियो कर ली थी, जिसके अंदर हमने मनी चैप्टर कम्प्लीटली कवर किया था, बैंकिंग का कमर्शियल बैंक सेक्शन किया था। नाउ वी आर मूविंग टू आरबीआई सेक्शन। आई ट्राइड कि मैं सब कुछ कवर कर दूं, कुछ भी ना छूटे आपके लिए, जिसके अंदर फीचर्स, डिफरेंस सब कुछ कवर्ड है। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो पहले ही बार वो देख लीजिए ताकि आप इसको कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। अदरवाइज करते हैं सी आरबीआई या स्पेसिफिकली सेंट्रल बैंक। आरबीआई मत लिखना टर्म्स, क्योंकि हमारे लिए आरबीआई है, बट जो आप पढ़ रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स होना, जनरल पर्सपेक्टिव है, करेक्ट। तो सेंट्रल बैंक के दो पार्ट्स आते हैं बेटा, फर्स्ट इज योर फीचर्स, सेकंड वन इज योर फंक्शंस। तो सबसे पहले फीचर्स करते हैं। सेंट्रल बैंक में और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस भी आ सकते हैं, तो आप फीचर्स के बेसिस पे वो कर सकते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है? कमर्शियल बैंक्स पब्लिक के साथ डील करते हैं, बट सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ कोई डील नहीं करता। आपका ना उसमें कोई अकाउंट होते हैं, ना आपका आना जाना पॉसिबल है वहां पर। सेकंड, कमर्शियल बैंक की नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत सारी हो सकती है और नंबर ऑफ बैंक्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट देयर कैन बी जस्ट वन सेंट्रल बैंक फॉर द होल कंट्री। ब्रांचेस की बात अलग है, बट बैंक कैन बी वन ओनली। सेकंड, थर्ड, मोटिव क्या होता है? तो कमर्शियल बैंक्स का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, दोनों का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। बट आरबीआई या सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री का पब्लिक वेलफेयर होता है या इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ना इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन। लास्ट, अथॉरिटी। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक के अंडर ऑपरेट करते हैं, जबकि सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी होता है। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम बॉडी होता है, पूरे के पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री को कंट्रोल करने के लिए। देन ये इसके प्राइम फीचर्स बनते हैं। अब आते हैं फंक्शंस पे। मेरे अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर यूनिट का सबसे क्रूशियल टॉपिक यही है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो उस पे लास्ट में चलते हैं, पहले ये छोटे टॉपिक्स कवर करते हैं। तो फंक्शंस का मतलब ये है कि एक कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। इंडिया के रिस्पेक्टिव में भी देखते हैं, अदरवाइज भी। सॉल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, जिसके ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या है? बैंक ऑफ इशू एंड करेंसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों इसी के ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं। तो 1 रुपए के नोट से बड़े जितने भी नोट्स हैं, उन सबकी प्रिंटिंग किसके कंट्रोल में होती है? आरबीआई। क्योंकि सारे कॉइन्स और 1 रुपए का नोट कौन प्रिंट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो उसके ऊपर जितनी भी डिनोमिनेशन है वो सब कौन करता है? सेंट्रल बैंक। देन आते बेटा, जितनी भी नोट्स प्रिंट किए जाएंगे उसकी एक बैकअप वैल्यू मेंटेन की जाती है, विच मींस आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं प्रिंट होगा, आपको जितना प्रिंट करना है उसकी बैकअप वैल्यू मेंटेन करनी पड़ेगी। बैकअप का मतलब, अगर आरबीआई 100 करोड़ के नए नोट्स प्रिंट करता है तो 100 करोड़ का रिजर्व भी बनाना पड़ेगा आपको। वो रिजर्व किस फॉर्म में होता है? इट कैन बी फॉरेन सिक्योरिटीज, इट कैन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट कैन बी गोल्ड और इट कैन बी सम अदर प्रेशियस मेटल, ठीक है। थर्ड आता है एडवांटेजेस। इसका फायदा क्या है कि एक ही बॉडी के हाथ में सारी पावर क्यों दी जाए? तो चार बेनिफिट्स है। सबसे पहले, पब्लिक का ट्रस्ट बना रहेगा। अदरवाइज अगर आपने अलग अलग पार्टीज को दे दिया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, तो पब्लिक का ट्रस्ट लूज हो सकता है। और आरबीआई क्या एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गवर्नमेंट के साथ लिंकअप तो है, बट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है उसके अंदर। सेकेंड आता है कंट्रोल, कि अगर कल को एकदम से प्लान करना है कि कंट्री में मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, या हमें डीमोनेटाइजेशन करना है, या कुछ भी करना है, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पावर है तो वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सकते हैं, बट अगर एक से ज्यादा है तो उसमें प्रॉब्लम रहेगी। थर्ड आता है यूनिफॉर्मिटी। इट मींस अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है सारे नोट्स को प्रिंट करने की, तो उस केस में नोट्स के शेप में, साइज में, कलर में और डिस्ट्रीब्यूशन में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सकती है, अदरवाइज बहुत ज्यादा अनयूनिफॉर्म फॉर्मेट में चलता है। लास्ट आता है स्टेबिलिटी। अगर एक ही पर्सन या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास सारी पावर है नोट्स प्रिंट करने की, तो वो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, विच कैन स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ रूपी। रूपी की वैल्यू को इंटरनल मार्केट में भी और एक्सटर्नल मार्केट में भी स्टेबलाइज करके चलता है। ये इसका पूरा का पूरा रिव्यू है, प्लीज इसको अकॉर्डिंगली इसी पैटर्न में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन आता है बैंकर्स बैंक। तो ये वाला फंक्शन और ये फंक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली 3 मार्क में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब स्टार्ट कैसे करोगे? पहली लाइन आपकी ये होनी चाहिए कि जो रिलेशन कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ फेस करता है, वही रिलेशन आरबीआई किसके साथ मेंटेन करता है? बैंक के साथ। व्हिच मींस अगर मैं अपना खाता खुलवा रहा हूँ, पैसे जमा करा रहा हूँ, कुछ भी करा रहा हूँ, तो वो किसमें करता हूँ? कमर्शियल बैंक से एचडीएफसी। तो जो रिलेशन मेरा और एचडीएफसी का है, वही रिलेशन एचडीएफसी का और आरबीआई का होता है। पहला पॉइंट। सेकंड, बैंकर्स बैंक के नाम पर आरबीआई या सेंट्रल बैंक 3 फंक्शंस प्राइमरीली और एक एडिशनल फंक्शन, 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहला आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, व्हिच मींस
ये 12th के पर्सपेक्टिव से है। अदरवाइज जब आप इसको फर्दर स्टडीज में देखोगे तो वहाँ पे और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं, एमएसएफ आता है और भी काफ़ी सारे आते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना करते हैं। इसका क्या मतलब होगा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का, कि जब भी कमर्शियल बैंक को कैश का क्राइसिस होता है, पैसों की ज़रूरत है, उसने अपनी दूसरी ब्रांच से भी मांग लिए, अपनी दूसरी स्टेट की ब्रांच से भी मांग लिए, किसी और बैंक की ब्रांच से भी मांग लिए, कहीं से पैसा नहीं मिल पाए, ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन कौन सी बचती है? आरबीआई। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यही होता है कि जब आपके पास कोई भी सहारा नहीं बचा तो आरबीआई बदला देने के लिए तैयार खड़ा है। सेकंड, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो ये हमने पढ़ा था, याद है कि जब भी सीआरआर और एसएलआर मेंटेन होता है तो सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश किसके पास रखवाया जाता है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई की कस्टडी में ये कैश रखा हुआ है, तो आरबीआई क्या बन गया इसका? कस्टोडियन। तो ये आपका बनता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। अभी मैंने आपको कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व में ये बताया कि आरबीआई अपने पास कुछ कैश के रिजर्व रखते हैं सभी ब्रांचेस में, और उसके ऊपर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट में हमने ये समझा कि एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार ले लेता है कभी कभी जब कैश की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में इतनी सारी ब्रांचेस है, इतने सारे बैंक हैं, आपस में इतना लेन देन है, तो मिक्सअप भी तो हो सकता है। अब डिपॉजिटर्स का मनी है, उसके साथ छिड़खानी थोड़ी कर सकते। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्लियरिंग हाउस का काम करता है। क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब होता है? से फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास तीन बैंक हैं, एक एसबीआई, एक एचडीएफसी एंड से पीएनबी। पूरे ईयर में एसबीआई ने इसको पैसे दिए, इसने इसको पैसे दिए, इसने इसको पैसे दिए और इसने इसको भी पैसे दिए। फिर फर्दर इन दोनों ने आपस में भी ट्रांजेक्शन की। कितनी सारी ट्रांजेक्शन हुई है ना। अब लास्ट में ये चेक करते हैं कि हमें किसको कितना पैसा देना है। बड़ा काम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। क्यों? सारे बैंकिंग ऑपरेशन थोड़ी रोकेंगे। इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है? क्लियरिंग हाउस का रोल परफॉर्म करता है। कैसे? आरबीआई के पास इसका भी कुछ कैश रिजर्व रखा है, इसका भी कुछ कैश रखा है और इसका भी कुछ कैश रखा है। आरबीआई के पास एक डबल एंट्री सिस्टम फॉर्म होता है कि कौन किसको कितना लेंड कर रहा है। लास्ट में एक दूसरे के अकाउंट बैलेंसेस मैच होते हैं, जिसमें इसके कैश रिजर्व से इधर या इसके कैश रिजर्व से इधर जो भी एंट्री करनी होती है वो उसी कैश रिजर्व से सेटल कर देते हैं। अब किसी बैंक को आपस में लेन देन करने की जरूरत नहीं है। इन अ वेरी लेमन टर्म इसका मतलब ये होता है। तो क्लियरिंग हाउस के अंडर आरबीआई कुछ एंट्रीज पास करके एक बैंक का दूसरे बैंक के अगेंस्ट जो भी क्लेम है उसको सेटल कर देता है, क्लियर कर देता है यूजिंग द कैश रिजर्व जो उसकी कस्टडी में रखवाए गए। डन। लास्ट फंक्शन आता है सुपरवाइजर। अब ये बड़ा ना इंपॉर्टेंट है, एक केस स्टडी काफी ईयर से चल रही है। वो क्या है कि अगर बैंक में एटीएम फ्रॉड्स हो रहे हैं, कोई और इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको कैसे रेगुलेट करता है, इसमें कौन सा फंक्शन आरबीआई परफॉर्म करता है? वो बैंकर्स है और कौन सा है? सुपरवाइजर का। कैसे सुपरवाइज करते हैं? तो आरबीआई पीरियोडिक इंस्पेक्शंस कराता है। कैसे इंस्पेक्शन कराता है? उनको रिटर्न्स भरने के लिए कहते हैं, उनके यहाँ पे साइट पे इंस्पेक्शन के लिए अपने ऑडिटर्स को भेजता है, वेरिफिकेशन करता है, और भी काफ़ी सारे टूल्स और इंप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि ये चेक कर सके कि जो लोन दिए जा रहे हैं क्या वो लोन प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करके दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे। उसके अलावा जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो भी रही है या कोई और फ्रॉड तो नहीं हो रहा। इन सबको किसके अंदर परफॉर्म करते हैं? सुपरवाइजर। नेक्स्ट फंक्शन आता है गवर्नमेंट में। नाम से क्लियर है कि जब आरबीआई सेम काम जैसा मेरे लिए कमर्शियल बैंक करता है वैसा ही काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के लिए करे तो वो क्या बन जाता है? गवर्नमेंट के लिए बैंक बन जाता है। उसके अंडर वो तीन फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला आता है एज अ बैंकर। तो बैंकर का क्या काम है? खाते मेंटेन करना। खाते मतलब अकाउंट्स मेंटेन करना जिसके अंदर आना और जाना लगा रहेगा फंड्स का। तो कमर्शियल बैंक्स की तरह आरबीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स को मेंटेन करता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किसकी सैलरी देनी है, किससे डिविडेंड्स लेने हैं, एंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इस टाइप की ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है? बैंकर के फॉर्म में परफॉर्म करता है। और नेक्स्ट आता है एसेट एजेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर आरबीआई क्या करता है? एजेंसी फंक्शन फॉर्म करता है। मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ काम होते हैं वो आरबीआई खुद कर देता है। जैसे अगर से मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मेरे को इनकम टैक्स डिपॉजिट कराना है, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे किसको जमा करा देता हूँ? आरबीआई को जमा करा देता हूँ। आरबीआई अपने आप उनको क्या करता है? सेटल कर देता है। बस इसी तरीके से गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी देनी है, कहीं पे कोई और कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करना है, तो वो आरबीआई के थ्रू ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स करवा सकते हैं। लास्ट आता है फाइनेंशियल एडवाइजर। फॉर एग्जाम्पल अभी बजट आएगा, उस बजट के अंदर क्या लगता है कि गवर्नमेंट तो प्रेजेंट करती है बट क्या उसके अंदर कोई ना कोई एडवाइजर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कभी कभी आपको फाइनेंशियल मैटर्स में कोई भी एडवाइस लेनी है, डिमोनेटाइजेशन पे लेनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे लेनी है, कोई बजट बनाना है, उसके लिए कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप वो भी किससे लेते हो? सेंट्रल बैंक से लेते हो। फोर्थ फंक्शन आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। इट सिंपली सेज कि आरबीआई अपने पास फॉरेक्स के टर्म्स में एक रिजर्व बना के चलता है। ये हमने पढ़ा था।
कि से डॉलर्स में या कोई फॉरेन सिक्योरिटी में या किसी भी फॉर्मेट में वो अपने पास एक रिजर्व बनाता है। अब अपनी कस्टडी में रखा हुआ है तो वो उसका क्या बन गया, कस्टोडियन बन गया। तो वो क्या बन गया, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है, पहले दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अब आते हैं क्वेश्चन। ये तो मतलब ये मान के चलो कि आपने बैंकिंग में ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, डन। अब ये पूरा का पूरा सेक्शन एज इट इज एडीएस की थर्ड चैप्टर में भी देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे समझोगे तो वहाँ पे आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी, ठीक है। अब ये कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, कि कंट्री के अंदर कितना पैसा है, आना कितना है, जाना कितना है, इशूड कितना है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको कंट्रोल कैसे करना है वो किसके अंदर आता है, आरबीआई के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में। इसी से क्या बनाता है वो, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप ऑफ टूल्स होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स जो क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, उधार के वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं। ये ज्यादातर ट्रेडिशनल मेथड से जो बड़े लंबे टाइम से यूज होते आ रहे हैं, अभी रिसेंटली यूज नहीं होने स्टार्ट हुए, बहुत लंबे टाइम से यूज हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक्स। दूसरे टाइप ऑफ टूल्स होते हैं बेटा क्वालिटेटिव टूल्स। इसका क्या मतलब है, जो सिर्फ क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं कि इसको लोन देंगे और इसको लोन नहीं देंगे। अभी देखो हमने पढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मनी सप्लाई का बढ़ जाना, बट मनी सप्लाई जब भी बढ़ेगी हमेशा इन्फ्लेशन होगी जरूरी नहीं है। क्यों, अगर इंक्रीज मनी सप्लाई के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, तो प्रोडक्शन बढ़ गई, यहाँ से डिमांड भी बढ़ गई, जब दोनों वापस से बैलेंस होगी तो क्या इन्फ्लेशन आएगी, नहीं आएगी। सो दिस इज द केस। तो उसने क्या बोला, अगर आप लोन जो दे रहे हो वो वेस्टफुल ना देके प्रोडक्शन सेक्टर्स में दे दो। इसका क्या मतलब है, ऐसा लोन दो जिससे सिर्फ कंजम्पशन नहीं प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, तो उससे हम इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। इसी अप्रोच को यूज करते हुए इन्होंने क्वालिटेटिव टूल्स बनाए, जिसके चलते क्या करते हैं, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर, कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कोई और किसी टाइप का प्रोडक्शन यूनिट है, उसको लोन चाहिए तो इजीली मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। बट अगर कंजम्पशन लोन है तो उसके लिए अवॉइडेंस होती है, ठीक है, उसके लिए पेपर वर्क में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज में आपको अटकाए रखते हैं, करेक्ट। तो ये किस में आते हैं बेटा, क्वालिटेटिव टूल्स में, जो किसको अफेक्ट करता है, डायरेक्शन को, किस तरफ लोन को देना है, ठीक है। दूसरा मॉडर्न मेथड्स है। मॉडर्न का मतलब अभी रिसेंटली यूज होने स्टार्ट हुए, नॉट वेरी रिसेंटली, बट हाँ इनके अगेंस्ट बहुत काफी टाइम बाद स्टार्ट हुए। देन एक एक करके कवर करते हैं। क्वांटिटेटिव में सबसे पहला आता है बैंक रेट। बेटा मैं ऑल्टरनेटिव नेम्स भी बोल रहा हूँ, प्लीज इसको वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके लिख लो कहीं पे या सबटाइटल से लिख लो, वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। बैंक रेट का दूसरा नाम होता है डिस्काउंट रेट। इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को जरूरत पड़ने पर कुछ पैसे लोन पर दिए, से ये 8% के इंटरेस्ट पे दिए। अब एचडीएफसी जब मिस्टर एक्स को लोन देगा तो क्या लगता है 8% के बराबर या 8% से कम पर देगा, नहीं, वो क्या करेगा 9% पे इंटरेस्ट देगा। ये जो ये 8% पे आरबीआई ने एचडीएफसी को लोन दिया ना, ये क्या होता है, बैंक रेट। अगर ये लॉन्ग टर्म है और अगर यही शॉर्ट टर्म होगा तो ये क्या बन जाता है बेटा, रेपो रेट बन जाता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों सेम है, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इन्फ्लेशन के टाइम पे इनके पास पैसा पहले से ज्यादा है, लोन दे दोगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो आरबीआई ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, इसको बढ़ा देता है, से 8 की जगह 9% कर दिया, तो ये भी क्या करेगा मजबूरी में एचडीएफसी बैंक 10% कर देगा। इसके 10% करते ही इसको लोन लेना 1% और महंगा होगा, तो ये लोन लेने के लिए क्या करेगा, अवॉइड करेगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल। हेंस इन्फ्लेशन के टाइम पे हम बैंक रेट को बढ़ा देते हैं और रिवर्स डिफ्लेशन के टाइम पे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सेकंड आता है बेटा रेपो रेट। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ ये शॉर्ट टर्म में होता है। रेपो रेट का दूसरा नाम होता है रीपरचेज रेट, ठीक है, याद रखना। थर्ड आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है, सपोज एचडीएफसी के पास कुछ पैसे रखे हैं, इसको लोन में दे रहे हैं, तो आरबीआई कभी कभी क्या कहता है इनको कि तुम अपना सरप्लस फंड हमें दे दो, हमें जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको तो लोन देने से मतलब है, आरबीआई से अच्छा बोरोवर कौन होगा, जो टाइमली रीपे भी कर देगा, कोई एनपीए का चक्कर नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। तो एचडीएफसी क्या करता है, अपना लोन इसको दे देता है, देन इसको नहीं देता। ये कब होगा, जब ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा और ये कम करेगा। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मुझे कार लोन दे दो, मैं आपको 9% इंटरेस्ट देने को तैयार हूँ, बट आरबीआई कहता है भाई तो उसको लोन देगा, इससे अच्छा तो मुझे लोन दे दे, मैं 10% इंटरेस्ट दे दूँ। अब ऐसी सिचुएशन में एचडीएफसी तो फंस गया, वो पब्लिक को ना देके क्या करते हैं, आरबीआई के पास अपने सरप्लस फंड्स को रखवा देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। कि रेपो रेट नीचे आ रहा था पैसा, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको भी बढ़ा देते हैं और इसको क्या करते हैं, डिक्रीज। रिवर्स रेपो रेट का एज सच कोई अपना दूसरा नाम नहीं है, दिस वाज डिस्काउंट रेट, दिस इज रीपरचेज रेट। अब आते हैं एलआरआर पे, ये हमने अभी ब्रीफली डिस्कस किया था, सेम है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या रेशियोज
जिसकी दो टाइप्स होती हैं। लीगली दो रिजर्व्स बनते हैं, एक सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, आरबीआई के पास कैश रखवाते हैं, एक एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो खुद के पास रखा जाता है बट लिक्विड एसेट्स में। ये क्या हो सकते हैं? कैश, गोल्ड, कोई और सिक्योरिटी या कोई भी रेडीली मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो इस टाइप में आप एसएलआर को मेंटेन कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको बढ़ाया जाता है, रिजर्व्स बढ़ेंगे तो लोन की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम। हेंस देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एलआरआर और उसके साथ साथ लोन क्रिएशन। ठीक है, डिफ्लेशन में रिवर्स हो जाएगा। लास्ट फंक्शन आते हैं क्वांटिटेटिव में, ओएमओ। ओएमओ क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओएमओ कैसे ऑपरेट करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से पहले एक चीज याद करो, अगर आपको कुछ रिमेंबर है, अगर नहीं है तो बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर पढ़ना ध्यान से, एंड उसकी वीडियो देखना प्लीज ध्यान से। हमने क्या किया था, जब गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट आता है तो उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए आरबीआई से उधार लिया जाता है, बोरो किया जाता है। जब बोरो करेंगे तो आरबीआई क्या करता है? प्रिंट कर देता है नई करेंसी को, है ना। अब बोरो किया तो बदले में प्रिंटिंग हो गई, प्रिंटिंग पैसे नहीं होगी, उसके बदले में बैकअप भी रखना है। उस बैकअप में ये क्या करते हैं? टी बिल्स रखवा लेते हैं। टी बिल्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ना। अब यहाँ पे पॉइंट यही है, आरबीआई इन टी बिल्स का क्या करता है? बैकअप पे तो रखा हुआ है, बट इनका क्या करता है? बैकअप का मतलब फुल वैल्यू नहीं होता, एक मिनिमम रिजर्व होता है कि कम से कम इतना बैकअप रखना है। तो आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करना स्टार्ट करता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्यों सेल करते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती हैं, ये याद रखना। सबसे 0% रिस्क इनके ऊपर होता है, तो रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम होता है शेयर्स के मुकाबले, बट स्टिल रिस्क फ्री है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें। तो आरबीआई क्या करता है? मार्केट में इसको इशू करना स्टार्ट करता है। अब इशू करेगा तो कोई ना कोई परचेज करेगा। वो कौन परचेज करता है? ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स, मर्चेंट बैंकर्स या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये 3 से 4 पार्टीज इनको इन्वेस्ट करते हैं। अगर कमर्शियल बैंक ने ये खरीद ली तो उसके पास अपना कैश क्या हो जाएगा? कम। अपना कैश कम होने का सीधा सा मतलब ये बनता है कि वो लोन कम से कम दे पाएगा। क्यों? 1000 रुपए मेरी पॉकेट में रखे हैं, मैंने 900 रुपए की तो सिक्योरिटी खरीदी, तो 900 रुपए तो आरबीआई के पास चले गए। अब मेरे पास कितने बचे? 100 रुपए। 100 ही तो लोन दे पाऊंगा मैं आपको, हेंस मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई इन सिक्योरिटीज को बेच देता है, डिफ्लेशन के टाइम पे इन्हीं को वापस खरीद लेते हैं ज्यादा रेट ऑफर करके। डन, दिस वाज अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, दिस इज क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, सबके लिए सेम नहीं होते, कुछ सेक्टर्स के लिए अलग होते हैं, कुछ सेक्टर्स के लिए अलग होते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग एंड बोरोइंग रेट, मार्जिन इज समथिंग एल्स। वो क्या है? देखो, मैं एचडीएफसी बैंक के पास जाता हूँ और मैंने इसको क्या कहा कि आप मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लो, मेरी चलो मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी के पेपर्स हमने कहा, एक्स गया और एक्स ने कहा मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लो और उसकी कीमत मानते हैं 1 करोड़ रुपए। तो एचडीएफसी जब इसको कोलेटरल के बदले में लोन की अमाउंट सैंक्शन करेगा, क्या वो 1 करोड़ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करते हैं? से 65 लाख का लोन सैंक्शन करेगा। ये जो बीच में 35 लाख का गैप आया, इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। ये क्यों रखा जाता है? 3 पर्पस होते हैं। पहला, मॉरल प्रेशर। मॉरल प्रेशर का क्या मतलब होता है कि सामने वाले के ऊपर प्रेशर है कि 65 लाख के लोन के बदले मैंने 1 करोड़ का घर गिरवी रखा हुआ है कि मेरे को वापस भी देना है क्योंकि 35 लाख का नुकसान है। दूसरा, फॉल इन द वैल्यू, कि भगवान ना करे लोन खत्म होने से पहले इस प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती चली गई, जो नहीं होता, रेयरली होता है, बट अगर गिर गई तो आरबीआई तो बैंक के पास इतना क्या होना चाहिए? बफर होना चाहिए। क्यों? अगर सपोज इसकी वैल्यू 60 लाख आ गई, ये क्या कहेगा? रख, अपने आप बेच ले, मेरे को नहीं देना, लोन कर दे, मेरे को ओवरड्यू कर दे, है ना। थर्ड आता है बेटा इंटरेस्ट ओवरड्यू, कि अगर सपोज इंटरेस्ट भी जुड़ता जाए तो वो 1 करोड़ तक ही तो पहुंच पाएगा, इससे ज्यादा ऊपर तो क्या ही जाएगा, उससे पहले तो एक्शन हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द केस, इन 3 चीजों को, इन 3 फॉलोआउट्स को बचाने के लिए इतना मार्जिन रखा जाता है। तो अगर इन्फ्लेशन है तो इस मार्जिन को बढ़ा देते हैं। बढ़ाने से क्या होगा? मार्जिन बढ़ा तो लोन की अमाउंट कम, हेंस मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम। डिफ्लेशन इसको कम कर देते हैं। बट अगेन ये 40% का 30% का मार्जिन सबके लिए नहीं होता, कुछ सेक्टर्स में ज्यादा होता है, कुछ सेक्टर्स में कम होता है। ठीक है, टाइप ऑफ लोन पे भी डिपेंड करता है, होम लोन है, कार लोन है, या इस टाइप के लोन्स में ज्यादातर ज्यादा होता है, बाकी सब में कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, मोरल सुएशन पे आते हैं। मोरल सुएशन 2 वर्ड से बना है। मोरल मतलब गाइड, सुएशन मतलब परसुएड, फोर्स करना। तो आपको मोरली परसुएड किया जाता है, आपको समझाया जाता है, बिठा के समझाया जाएगा, बुलाया जाएगा, मीटिंग, सर्कुलर्स, नोटिस,
उसके अलावा आपको एजेंडाज भेजे जाएंगे कि देखो भाई कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा है, हमारी रिक्वेस्ट है कृपया करके लोन को कम कर दो, अगर देना भी पड़ रहा है लोन तो कुछ ही 1-2 लोगों को दे दो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज लोन मत दो। तो मॉरली पर्सुएड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक मजबूर नहीं होता करने के लिए, उसके पास ऑप्शन है माने या ना माने, पर फिर भी उसको मानना ही पड़ेगा। क्यों? आज आरबीआई की नहीं सुनेगा तो कल जब आरबीआई के पास लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम पे पैसा मांगने जाएगा तो आरबीआई क्यों सुनेगा उसकी? इसलिए कमर्शियल बैंक्स को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ती है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, डिफ्लेशन के टाइम पे विड्रॉ कर देते हैं, खुली छूट है, जिसको लोन देना है लोन दो, वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, लास्ट आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें सिर्फ ये होता है मोरल सुएशन की तरह ही है, बट मोरल सुएशन में या तो सबके लिए हाँ होगी या सबके लिए ना होगी, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होते हैं सिर्फ कुछ सेक्टर्स को उठाया जाता है कि इसको इसको और इसको लोन मत दो, बाकी सबको लोन दे दो, या इसको इसको और इसको लोन ज्यादा दो, बाकी सबको कंपैरेटिवली कम दो। तो सेलेक्टिव तरीके से आप लोन की राशनिंग कर देते हैं। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का दूसरा नाम भी बनता है विच इज क्रेडिट राशनिंग, राशन कर देना, अपोर्शनेट कर देना। ठीक है, तो ये क्या बनता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे इंप्लीमेंट करते हैं, डिफ्लेशन के टाइम पे विड्रॉ कर लेते हैं। मैं पूरे चैप्टर का इस पोर्शन का क्रक्स आपको सिंपली बताऊं तो इन्फ्लेशन के टाइम पे इन सब रेट्स को बढ़ाया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम पे इन्हीं सब रेट्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इन्फ्लेशन में इंक्रीज इन और इन, डिफ्लेशन में डिक्रीज डीओटी। ठीक है, सिंपल सा रूल है। तो आपके पास अब इस चैप्टर से क्वेश्चंस क्या आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपको फंक्शन डायरेक्टली पूछते हैं। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दे देती है केस स्टडी की फॉर्म में, आइडेंटिफाई द फंक्शन इन्वॉल्व, तो ध्यान से करना। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन फंक्शन दे देते हैं और ये पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज किया और उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, एक बहुत लेटेस्ट आपको बताता हूँ, अभी मैंने किसी के पेपर में देखा था, ये अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, एमपीसी बोलते हैं उसको, दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर एक अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने रेपो रेट को कम कर दिया। रेपो रेट कम कब किया जाता है? जब मार्केट के अंदर डिफ्लेशन होती है। तो इन्होंने क्या किया, रेपो रेट को कम कर दिया 25 बेसिस पॉइंट से। अभी बेसिस पॉइंट्स क्या चक्कर है बेटा, बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं, बीएसपी लिखते हैं उसको। ठीक है, तो आरबीआई जब भी ये कहता है हमने 0.25 से कम कर दिया, इसका मतलब 25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने रेपो रेट को कट कर दिया। कट का मतलब कम कर दिया। तो याद रखो 25 बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, 1% में 100 है तो 25 बेसिस पॉइंट्स कितना होगा, 0.25%। तो अगर रेपो रेट 5.5% पे चल रही थी तो उन्होंने उसको कम करके 5.25 कर दिया, जिसके कारण आपने देखा होगा बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स, एफडीए रेट सब कम कर दिए। क्यों? कंट्री में डिफ्लेशन है, उसको खर्चा बढ़ाना है, तो इसलिए ये सब चीजें की जाती है। तो आरबीआई ने क्या किया, अपनी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया। हेंस इससे क्या होगा, कंट्री के अंदर डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी और कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था किसी के पेपर में कि आरबीआई हैज कट रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक वैल्यू बिहाइंड दिस। तो उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले रेपो रेट डिफाइन करनी है, कम करने का रीजन बताना है कि डिफ्लेशन होगी इसलिए इसको कम किया गया है, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, हेंस कंट्री में डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करना आ जाता है। डन, प्लीज बी केयरफुल, ध्यान से करना। और कभी कभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस भी आता है, तो उसके लिए मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं, तीसरा आप कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैंकिंग फ्रॉम माय एंड, होपफुली आपको समझ आया है। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, श्योरली रिप्लाई एंड आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई सेपरेट वीडियो बना दूं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं यू मे शेयर इट विद मी इन द कमेंट बॉक्स। जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है आई विल आल्सो इंप्रूव कि आपके लिए वैल्यूएबल और इंसाइटफुल कंटेंट बना सकूं, ताकि आपके लिए यूजफुल रहे एक्चुअली देखना। Those who cannot go to tuitions or those who cannot go for coaching centers, expensive coaching centers, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन सीरीज है बेटा। ट्राई टू यूटिलाइज एज मेनी एज पॉसिबल वीडियोस। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो गो फॉर देम। यहाँ पे आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइंड अप हो जाती है, मैंने मैक्रो के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स कवर कर लिए। नेक्स्ट आई विल बी गोइंग टू इंडियन इकोनॉमी। सो आई एम ट्राइंग कि मैं जितना वैल्यूएबल हो सकता है ब्रीफ रखूँ, कोई भी फालतू इसके अंदर इंटरप्शन ना रखूँ, टू द पॉइंट आपको जो भी डिस्कशंस हो सकते हैं वो करूं, एंड जो भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। सो टिल देन होपिंग कि आप वीडियोस देख रहे हैं, उसको व्यू कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, एज वेल एज कमेंट भी करें, ताकि मुझे भी टू वे इंटरेक्शन मिल सके आपको कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। डन, सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।
टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।